नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। बात करने से ही बात बनती है, बात न करने से सिर्फ बातें बनती हैं। इस बात पर यकीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद केस को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात की और कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। लेकिन क्या मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर? इस सवाल का विश्लेषण करने से पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया है। इस पैनल की अध्यक्षता जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला करेंगे। श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू इस पैनल के सदस्य होंगे। यह पैनल राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों के बीच बातचीत करवाएगा। 1 हफ्ते के भीतर मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होगी। पैनल को 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस पैनल को 8 हफ्ते के भीतर यानी 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपनी होगी। राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया फैजाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली मध्यस्थता की पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी जाएगी। मध्यस्थता से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। हालांकि रिकॉर्ड के लिए मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया ऑन कैमरा होगी, यानी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या मामले की मध्यस्थता करने वाले पैनल में 3 लोग दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। ये 3 लोग कौन हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला नाम है जस्टिस FM खलीफुल्ला, जो मध्यस्थता पैनल की अध्यक्षता करेंगे। तमिलनाडु के रहने वाले जस्टिस खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। साल 1975 में वकालत की शुरुआत करने वाले खलीफुल्ला साल 2000 में मद्रास हाई कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त हुए। फरवरी 2011 में वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज बने और 2 हफ्ते बाद ही एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। सितंबर 2012 में वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। उसके बाद 2 अप्रैल 2012 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 22 जुलाई 2016 को रिटायर हुए। दूसरा नाम है श्री रविशंकर का। जाने माने आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, जो इससे पहले भी व्यक्तिगत स्तर पर अयोध्या मामले को सुलझाने की पहल कर चुके हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। वो कश्मीर में शांति के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर पहल कर चुके हैं। तीसरा नाम है श्रीराम पंचू का, जो एक वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ जाने माने मध्यस्थ हैं। वो मध्यस्थता की सेवाएं देने वाले द मीडिएशन चेंबर्स के संस्थापक हैं। 40 सालों से वकालत कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू पिछले 20 सालों से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मध्यस्थता को भारत की कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने साल 2005 में भारत का पहला कोर्ट अनेक्स मध्यस्थता सेंटर बनाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किए जाने पर जस्टिस खलीफुल्ला और श्री रविशंकर ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा। मीडिएशन से ही भला बनेगा। राम जन्मभूमि विवाद केस को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश के बीच जिन 3 मध्यस्थों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तय किए और बातचीत शुरू हुई नहीं कि मध्यस्थता पैनल को लेकर ही विवाद शुरू हो गया। जिस नाम पर विवाद शुरू हुआ वो नाम है श्री रविशंकर का। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि साल 2017 में अयोध्या विवाद में व्यक्तिगत तौर पर मध्यस्थता की कोशिश करने वाले श्री ने बातचीत फेल होने के बाद आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर राम मंदिर का मुद्दा हल नहीं हुआ तो भारत में भी एक सीरिया होगा। श्री रविशंकर के इसी बयान के आधार पर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्यस्थता पैनल में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। देखिए, मैं देख चुका हूँ सीरिया में, इजिप्ट में, इराक में, लेबनान में, इन सब जगह पर देखते हैं कैसा समाज में हालत हो गई है। तो मुसलमानों के भीतर हार का एक अनुभव महसूस करनी पड़ेगा। कुछ लोग बोले हम मान जाएंगे, 50 साल बाद, 100 साल बाद मैं देख रहा हूँ युवा खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। मिस्टर रविशंकर ये कह रहे हैं कि मंदिर तो वहीं बनेगी, ये हमारे आस्था का मामला है, मस्जिद बहुत दूर बन सकती है।
अब आप मेरे को बताइए मैडम, अगर हम आपको मीडिएटर बनाते हैं तो आप तो न्यूट्रल होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना किसी पार्टी से, आप तो न्यूट्रल होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसने अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू में ये बात कह दी, एक और आप ही के चैनल के एक अंग्रेजी इंग्लिश में उसने कह दिया कि अगर ये नहीं दिया जाएगा, मुसलमान नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। अब आप बताइए कि इनका माइंडसेट ये है, और वो अगर मीडिएटर बनते हैं तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? क्या ऐसे आदमी को मीडिएटर बनना चाहिए? राम जन्मभूमि मामले को बातचीत से हल करने के लिए मध्यस्थता का फैसला देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि बातचीत के रास्ते ही अयोध्या विवाद का हल निकले। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या है, यह भी समझा जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच बातचीत के जरिए सुलह का रास्ता निकला तो ये विवाद जड़ से खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि बातचीत पूरी तरह गोपनीय रहे ताकि सुलह के फॉर्मूले की अहमियत बनी रहे। मध्यस्थता के जरिए बातचीत के लिए 2 महीने की समय सीमा तय करके सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया है कि इस मामले में ज्यादा देर न हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बातचीत वाले आदेश का सभी पक्षकार भले ही स्वागत करें, लेकिन कोई भी बातचीत से यह मसला हल होने की उम्मीद को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहा। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर निर्माण की आवाजें उठ रही थीं, जब बीजेपी कह चुकी थी कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए तैयार है, जब हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता वाला फॉर्मूला हिंदू पक्षकारों को शुरुआत में रास नहीं आया। हिंदू महासभा और रामलला विराजमान का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम मीडिएशंस के पेपर साइन नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज के पेपर साइन नहीं करेंगे और राम जन्मभूमि की सिंगल इंच भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। थोपना तो बिल्कुल गलत है, किसी के ऊपर किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए। अगर वो एग्री नहीं है तो उनको विश्वास दिलाइए कि मतलब हाँ किस वजह से इसको करना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे राम जन्मभूमि विवाद केस के सभी पक्षकारों की राय भी बदली। बातचीत के जरिए विवाद हल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सुर में स्वागत करने लगे। देखिए, कोर्ट के आदेश दिया है तो कोर्ट के आदेश के स्वागत करना चाहिए या सबको, सभी पक्ष को करना चाहिए। हम तो करते ही हैं। आपको लगता है कि मध्यस्थता से हल निकलेगा? अब इन लोगों को जो तीनों जज साहब के कमेटी के अंदर में बनाए गए हैं, तो इन सब को का नाम है रिपोर्ट ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट को ही तो सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, लेकिन वही मानेंगे तो ये बहुत स्वागत योग्य है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने एक पहल की है, लोगों को इकट्ठा करके एक पैनल बनाया और मीडिएशन कायम किया है। इसकी ये बातें पूरे हिंदुस्तान में आज गूंज रही हैं और हर आदमी के दिल में सुकून है कि शायद ये मसला हल हो जाए, और ये मसला हल होना बहुत ज़रूरी है। ये पहल का स्वागत है और इसका हल निकलेगा। साधु संत जो हैं सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मेन पक्षकार जो लोग हैं वो सब तैयार हैं और जो 3 सदस्यीय पैनल गठित हुआ है और वो लोग आएंगे तो उनका स्वागत, तो सभी पक्षकारों से मिल बैठकर बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि इसका हल निकल जाएगा। अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर आज भले ही हिंदू पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक जता रहे हैं, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। तब रामलला की तरफ से कहा गया कि राम जन्मभूमि पर सिर्फ राम मंदिर बनेगा, मस्जिद किसी दूसरे स्थान पर बन सकती है। ये मामला बातचीत से हल नहीं हो सकता। हिंदू महासभा ने कोर्ट में कहा था कि वो मध्यस्थता के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये राम जन्मभूमि है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि अगर बातचीत का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया तो हिंदू समाज को ये मान्य नहीं होगा। इस पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि बातचीत से निकले नतीजे को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष आदेश दिया जा सकता है।
लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि में मध्यस्थों का पैनल गठित कर दिया है तो किसी के पास कहने को कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मैं आप सपोर्ट कर रहा हूं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। अब चाहे इसे मजबूरी ही क्यों न कहा जाए, लेकिन अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता की पहल का हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने स्वागत किया है, सिवाय विश्व हिंदू परिषद को छोड़कर, जिसे लगता है कि इससे मामला और लंबे समय तक कोर्ट में अटका रहेगा। राम जन्मभूमि है, वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ कहा। तो इन सब चीज़ों का एक बड़ा ट्रांसपेरेंट फैक्ट ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी अगर कोई वार्ता करते हैं तो मैं कहता हूं कि देखिए उसका कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है। राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े पक्षकारों का यह भी कहना है कि जब बातचीत उन्हें आपस में ही करनी है तो फिर मध्यस्थता पैनल की क्या जरूरत। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्यस्थता पैनल इस विवाद को सुलझाने के तरीकों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। मध्यस्थता पैनल के तीनों सदस्य सभी पक्षकारों के विचारों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। मध्यस्थता पैनल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के मुमकिन समाधान के फॉर्मूलों पर अपनी राय देंगे, लेकिन पैनल के लोग सिर्फ सुझाव देंगे, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन इस सब के बीच राम मंदिर का मुद्दा कम से कम 2 महीनों के लिए यानी लोकसभा चुनावों तक ठंडे बस्ते में चला गया है। ये बात बीजेपी और आरएसएस को आसानी से हजम नहीं हो रही। कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। केवल मध्यस्थता से सुलझ सकेगा ऐसा मुझे पहले भी मैंने इसलिए कहा कि अच्छा ये होता कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय दे देता। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का आदेश दे दिया है तो अब इस पर ज्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं रह गई है। बस सवाल तो ये है कि जो विवाद 70 साल में हल नहीं हुआ, क्या वो 8 हफ्तों की बातचीत से हल हो पाएगा? लखनऊ से कुमार अभिषेक और नीलांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े पक्षकार भले ही कह रहे हों कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का बातचीत से हल निकालने वाला फैसला मंजूर है, लेकिन वो ये भी याद दिला रहे हैं कि राम जन्मभूमि विवाद को लेकर जब भी बातचीत की कोशिशें हुई हैं, नाकाम रही। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले कब कब राम जन्मभूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने के प्रयास किए गए। राम जन्मभूमि विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की पहली कोशिश साल 1993-94 में की गई थी, जब केंद्र सरकार ने पहल करते हुए सभी पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को कहा था। उस समय बातचीत के कई दौर चले, सहमति नहीं बन पाई। इस विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच भी कर चुकी है। 3 अगस्त 2010 को राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सभी पक्षों के वकीलों को बुलाकर पूछा कि क्या वो आपसी बातचीत से मामले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट के इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में साल 2010 में ही एक याचिका दाखिल करके राम जन्मभूमि विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की मांग की गई, लेकिन उस समय भी आपसी सहमति से मामले का निपटारा नहीं हो पाया। इस विवाद को बातचीत से हल करने की चौथी कोशिश तब हुई जब मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा था कि मुद्दा कोर्ट के बाहर हल हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन तब कोई पक्ष आपसी समझौते से विवाद को हल करने के लिए आगे नहीं आया। साफ है कि राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थता की कोशिशें ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर बातचीत की प्रक्रिया को मॉनिटर करेगा। इस सवाल फिर वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कोशिश से दशकों पुराने इस विवाद का हल निकल पाएगा, क्योंकि हिंदू पक्षों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन्हें सुनकर यही लगता है कि इस विवाद का अंत तभी होगा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जैसे वेटिकन सिटी में मस्जिद नहीं बन सकती, जैसे मक्का मदीना में मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से रामलला जहाँ हैं वहाँ पर और आसपास में कोई भी अन्य धर्म स्थान नहीं बन सकता सिवा राम जी के मंदिर के। बाकी भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अयोध्या में बहुत मस्जिदें हैं, फैज़ाबाद में भी बहुत मस्जिदें हैं, लेकिन वो जो भूमि है
जहाँ रामलला हैं, लक्ष्मण किला है, वो सब वहाँ पर तो सिर्फ मंदिर ही बनेगा। अब जो भी रास्ता निकले इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकेगा, होने नहीं देंगे। पहले भी हो चुका है मध्यस्थता, रिजल्ट क्या आया लोग देख रहे हैं। आखिर इतना जिद क्यों? क्या मुसलमान भाई मक्का मदीना छोड़ सकते हैं हज के लिए? नहीं। कोई ईसाई वेटिकन सिटी छोड़ सकता है? नहीं। तो 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर कुटाराघात और जिद क्यों? जिसने जिद किया वो तो पार्टीशन करके पाकिस्तान बना लिए। अब क्यों जिद? अब क्या गजवाए हिंद आप यहां लागू करेंगे? हिंदुओं को कितना नीचे ले जाएंगे? If Ram was born there, then I have a fundamental right to pray there. And that fundamental right cannot be taken away from me, and therefore there has to be a temple on the spot. The second question comes, can a masjid be built next to it as a compromise? Answer is no, because masjid can be built anywhere. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्मभूमि मामले को 8 मार्च से लेकर 8 मई तक मध्यस्थों के पास रहना होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के कारण सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है। इस बीच लोकसभा चुनाव भी अप्रैल मई के महीने में होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार के गठन तक राम मंदिर का मुद्दा अब ठंडे बस्ते में चला गया है। यानी अब की बार लोकसभा चुनाव के प्रचार में राम मंदिर के मुद्दे का बहुत ज्यादा शोर शायद ही सुनाई दे। खबरदार में अब आतंक पर पर्दा डालने की पाकिस्तानी करतूत पर आज तक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। भारत ने दुनिया के सामने साबित किया है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान बेईमान है। उसकी ऐसी ही एक बेईमानी आज तक ने पकड़ी है। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पाकिस्तान दुनिया को तो यह दिखाता है कि वो आतंकी आकाओं पर नकेल कसता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो उनकी करतूतों को ढकने और छिपाने की हर संभव कोशिश भी करता है। पाकिस्तानी हुकूमत की रगों में आतंकी सोच बहती है। दुनिया अब यह बात कहने को मजबूर है। आज तक की खोजी पत्रकारिता को पाकिस्तान की इसी आतंक चरित्र की एक और बानगी का सबूत मिला है। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक डेटाबेस है जो वहां की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी NACTA की वेबसाइट पर मौजूद है। इस डेटाबेस का मकसद कथित तौर पर आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इस वेबसाइट के जरिए सिर्फ दुनिया को झांसा देने का काम हो रहा है। ठीक वैसा ही झांसा जैसे हाफिज सईद के संगठनों जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर 21 फरवरी को बैन का ऐलान हुआ था, लेकिन वास्तव में बैन लगा नहीं। आज तक का बड़ा खुलासा, कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि कैसे जमात उद दावा और फलाह इंसानियत 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी गुट है, जिनको पाकिस्तान ने बैन नहीं किया था। एक दिन बाद पाकिस्तान को उनको बैन करना पड़ा। आज तक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वेबसाइट है, उसके अंदर जब गए हम देखने के लिए कि अब क्या है यहाँ पे करंट स्टेटस, तो जब प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस जिसे कहते हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी बात करते हैं तो जमात उद दावा और फलाह इंसानियत जरूर आता है। लेकिन जब हम प्रोस्क्राइब्ड पर्संस की बात करते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता नहीं है। एरर दिखाता है कुछ समय बाद। ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जनता को ये बता नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आके उन्हें हाफिज सईद को एक टेररिस्ट घोषित करना पड़ा, और टेररिस्ट घोषित करने के बाद वो फ्रीली कैसे पाकिस्तान में घूम रहा है, ये सवाल का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। सवाल है कि अगर पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट खुलती ही नहीं तो बनाई क्यों गई? तो इसका जवाब ये है कि वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन करता दिखना चाहता था। पाकिस्तान पर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटक रही है। हमने एक टूल इस्तेमाल किया, ये प्रोस्क्राइब पर्संस की लिस्ट को खोलने की कोशिश की, तो इस टूल के जरिए से हम ये इस वेबसाइट को खोल पाए हैं। और जब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें डेट्स 11 जनवरी और 20 फरवरी के बीच ये वेबसाइट खुल रहा था। ये वही दौर है, वही डेट्स हैं जो
FATF मीटिंग से बिल्कुल पहले के डेट्स जिसे मानते हैं, क्योंकि तब FATF की निगरानी में था पाकिस्तान और ये जानना चाहता था FATF कि क्या पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट है या नहीं, क्या पाकिस्तान लोगों से बातें छुपाता है, ऐसे लिस्ट छुपा के रखता है, ताले चाबी में बंद करके रखता है या नहीं। अगर आप देखें तो इसको तब खोला गया। भारत में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने चीख कर कहा कि वो भी आतंक के खात्मे के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि आतंकवाद से वो भी पीड़ित है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सोच किस हद तक शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसने संयुक्त राष्ट्र के सामने बैन हटाने की हाफिज सईद की अर्जी का विरोध नहीं किया। नया पाकिस्तान के स्लोगन में पुराने पाकिस्तान को ढो रहे इमरान खान की ये चाल भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के आगे बेकार हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी ने गुरुवार को ही हाफिज पर बैन जारी रखने का फैसला दिया है। भारत ने हाफिज के संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों का ब्यौरा पूरे सबूत के साथ संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा था, जिसके बाद UN ने 2008 में लगे बैन को जारी रखा। उसकी अपील बेबुनियाद थी। वो किसी प्रकार से कन्विंस नहीं कर सका यूनाइटेड नेशंस को कि वो किसी प्रकार का टेररिस्ट थ्रेट नहीं पोज करता अपने नेबरिंग कंट्रीज को या किसी और देश को। साफ तौर पे मुंबई के बाद में वो अनेकों टेररिस्ट हमलों में इन्वॉल्व रहा है, हर रोज़ रैलीज करता है। ऐसे में उसकी अपील कि उसको हटा दिया जाए कैसे मानी जा सकती थी? ये तो कम्प्लीटली मौकरी थी और बेबुनियाद थी, और इसको इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान हाफिज सईद पर UN का बैन हटते देखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट आज तक ने खास ऑनलाइन टूल्स से खोली है, जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान को भी हाफिज का सच डेटाबेस में रखना पड़ा है। और हमने जब इसे एक्सेस किया तो यहाँ पर लिस्ट में हाफिज मोहम्मद सईद नंबर 2158, उनके फादर का नाम यहाँ पर है कमालुद्दीन, और उनका नेशनल आइडेंटिटी नंबर 35202550988427, पंजाब लाहौर से बिलोंग करते हैं। वो साफ साफ पे लिखा गया है यहाँ पर। तो अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद आतंकवादी हैं तो वो बाहर क्या कर रहे हैं, और अगर वो आतंकवादी है तो पाकिस्तान भारत से सबूत क्यों मांग रहा है? आतंकवादी करार करने से पहले सबूत चाहिए होता है, तो पाकिस्तान के पास सबूत तो होगा। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान ने अब तक हाफिज सईद को जेल में क्यों नहीं डाला? हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए भी आतंकी है, ये बात पाकिस्तान को माननी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है, तो ये पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे को ही उजागर करता है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद को पाकिस्तान कैसे छुपाने की कोशिश करता है, इसे यूं भी समझिए कि उसने UN की टीम को भी हाफिज सईद के इंटरव्यू के लिए वीजा नहीं दिया। आतंकवाद को पाकिस्तान छुपाता है, इसीलिए उसने बालाकोट में भारतीय वायुसेना का टारगेट नाकाम होने के दावे किए। पाकिस्तान की इस लुका छिपी का नतीजा है कि रॉयटर्स, BBC जैसे बड़े इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरीज भी पाकिस्तान की लाइन पर हैं, लेकिन रॉयटर्स को भी अब यह खबर देनी पड़ी है कि उन्हें पाकिस्तान ने भारत के टारगेट वाली जगह पर नहीं जाने दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि उसे उस बिल्डिंग तक पाकिस्तान ने नहीं जाने दिया जिसे भारत ने निशाना बनाया। रॉयटर्स अपनी ताजा रिपोर्ट में कहता है कि भारत के टारगेट वाली जगह पर पहाड़ी पर उसकी टीम को चढ़ने नहीं दिया गया। रॉयटर्स के अनुसार बीते 9 दिनों में उसने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के मदरसे तक जाने की 3 बार कोशिश की, हर बार नाकाम रही। रॉयटर्स ने यह खबर भी दी है कि पाकिस्तानी सेना की प्रेस विंग ने भी मौसम और दूसरे बहानों से 2 बार बालाकोट का दौरा रद्द किया। रॉयटर्स ने अब माना है कि भले दूर से क्षति न दिखती हो, लेकिन ठीक आकलन नहीं किया जा सकता। ये वही रॉयटर्स है जिसने पहले खबर दी थी कि भारतीय एक्शन में बस कुछ पेड़ गिरे, कौआ मरा। फिर उसने एक कमर्शियल सैटेलाइट के हवाले से खबर दी कि जैश की बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ, जबकि भारतीय रक्षा सूत्र साफ कहते हैं कि भारत ने स्पाइस बॉम्ब से हमला किया जो अपने टारगेट को ढूंढ कर मारते हैं। जरूरी नहीं उससे बिल्डिंग गिरी हो। बहरहाल जरा सुन लीजिए कि 26 फरवरी को जब भारत ने बालाकोट के आतंकी अड्डों पर हमला किया तो उसे झुठलाने के लिए पाकिस्तान ने कैसे मौसम ठीक होते ही मीडिया को वहां की सैर कराने का वादा किया था। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाय एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा।
बाय द टाइम आपको बाय रोड लेके जाऊं तो वहां पे अंधेरा हो चुका होगा। 30 साल से भारत आतंकवाद का जख्म झेल रहा है। भारत के इस दर्द की वजह पाकिस्तान है। भारत में हर आतंकवादी घटना का सीधा या घुमा फिराकर कनेक्शन पाकिस्तान से ही होता है। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान अपने आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर बचाता रहा, लेकिन अब जब यह दलील किसी काम की नहीं रही तो वो झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। पुलवामा के गुनहगार मसूद अजहर को बचाने में पाकिस्तान का झूठ पुख्ता तौर पर उजागर हो गया है। सितंबर 2017 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूं ही पाकिस्तान को टेररिस्तान नहीं कहा था और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क। पाकिस्तानी तंत्र ने पुलवामा हमले के गुनहगार मसूद अजहर को बचाने की कोशिश कर खुद इसकी गवाही दी है। बालाकोट में भारत की कार्रवाई के फौरन बाद डरे सहमे पाकिस्तान ने यह कह दिया कि मसूद अजहर तो बीमार है। Is the chief of Jaish Mohammed, Masood Azhar, is he present in Pakistan? And if so, will you go after him? Well, he is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने मसूद अजहर का सुरक्षा कवच बनते हुए पुलवामा पर जैश ए मोहम्मद के कबूलनामे तक को झुठलाने की कोशिश की। This crisis began with an attack on Indian territory by a Pakistani-based militant group, Jaish-e-Mohammed. Now it's wide. We are not sure of that. Well, you're not sure that Jaish-e-Mohammed is based in Pakistan? No, or that Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for it? They have not. They have claimed responsibility. They have not. There's confusion on that. Where's the confusion? The confusion is that the leadership, when contacted, they said no. Which the leadership's been contacted by who, sir? By people over here. They say they deny that. That's the confusion. The point So is, who's contacted the leadership of Jaish-e-Mohammed in Pakistan? they're people who are known to them. They're people who are known to them. And they've said that we weren't responsible. They claim no responsibility. हालांकि मसूद अजहर को बचाने के लिए दिए गए इन दो बयानों में पाकिस्तान कबूल कर चुका था कि वो पाकिस्तान में ही है और हुकूमत के संपर्क में भी। इसीलिए सोशल मीडिया पर अपुष्ट स्रोतों से झूठ फैलाया गया कि मसूद अजहर तो मर चुका है, और इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ऐसा झूठ बोला जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been proscribed by United Nations also and Pakistan also. हालांकि मसूद अजहर पर पाकिस्तान की इस लीपापोती के बीच खुद उसके संदेश का रिकॉर्डेड ऑडियो उजागर हुआ कि मैं अभी तक जिंदा हूं, जबकि दुनिया भर में मेरे मरने की खबर चल रही है। आज मार्च की 4 तारीख सन 2019 है। हुक्मरानों को चाहिए कि जिस तरह वो अपने मुआशरे में अल्लाह ताला के बागी लिबरल्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के वफादार बंदों को भी बर्दाश्त करें और दबाव डालने वाली आलमी बिरादरी को बताएं कि हमारा मुल्क हॉलीवुड और बॉलीवुड का स्टूडियो नहीं है कि तुम्हें यहाँ सिर्फ लिबरल्स नजर आएं। ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं और हम इन सब के हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान अगर आज सिर्फ लिबरल्स की वकालत करेंगे तो क्या पाकिस्तान के दीनी गैरत से सरशार मुसलमान अपने लिए कोई और वजीर आजम, कोई और वजीर खारजा तलाश करें? साफ है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बेखौफ भी, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तानी हुकूमत उसे कुछ भी नहीं होने देगी। दरअसल भारत के खिलाफ आतंक में मसूद अजहर पाकिस्तान का मोहरा है। संयोग देखिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद इसे कबूल किया। 2007 के बाद आपकी सियासी ताकत में कमजोरी आई, उससे पहले तो आप बड़े तगड़े थे, तो आपको तो मूव करना चाहिए था फौरन। हाँ सही, ये इसका आंसर मेरे पास कोई खास नहीं है। और तो इस्लाम वो जमाना और था जिसमें हमारी इंटेलिजेंस वाले इन्वॉल्व, उसमें टिट फॉर टैट हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो। एक और पाकिस्तान आतंकियों को सबको बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है, दूसरी ओर आतंक के खिलाफ भारत की चुनौती बड़ी है और बड़ी होती भी जा रही है।
आज भी जम्मू में एयरपोर्ट के पास संदिग्ध पैकेट मिला, जबकि कल ही जम्मू बस अड्डे पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। हालांकि आज जम्मू बस अड्डे पर हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस समय की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब किस तरह से हाहाकार मचा था, लेकिन उसके बाद वहां पर जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। कल ही पुलिस ने गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर दिया था और मामला जिस तरीके से सामने आया उसमें यह स्पष्ट हुआ कि हिजबुल मुजाहिदीन की जिम्मेदारी थी, इसमें उसका सीधा हाथ था। पता नहीं ये कोई साजिश थी या किसी की शरारत थी या कोई भूल, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट की एंट्री गेट के बाहर मिले संदिग्ध पैकेट ने हड़कंप मचा दिया। संदिग्ध पैकेट में बैटरियों का गुच्छा लावारिस हालत में पड़ा था, जिसे सबसे पहले एक स्थानीय बच्चे ने देखा। जब हम आ रहे थे यहाँ इतनी बड़ी कोई बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज थी। हमने सोचा कि कोई बॉम्ब है, तो हम घबरा गए बहुत। तो फिर हम घर पे गए, फिर हमने इन दादी माँ को इनको बुला के लाए। फिर ये दौड़ के जब आ रहे थे, हम यहाँ पहुँच के पहले ही जब वो ये आ रहे थे तो उसके पहले ही एक मशीन आई और मशीन का कोई पार्ट निकला बाहर और उसने उस वो जो बॉम्ब जैसे दिखने वाली चीज को उठाया और वो वहां ले गए, गाड़ी में रखा और वो कहीं चली गई। आतंक के खिलाफ बेहद गंभीर माहौल में बैटरियों के गुच्छे के मिलने का मतलब ही था कि पूरी सुरक्षा मशीनरी हरकत में आ गई। प्रशासन के होश उड़े थे, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही जम्मू में बस अड्डे पर खड़ी बस पर ग्रेनेड हमला हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ ये पैकेट पाया गया वो बैटरियाँ देखी गई और सर्किट देखा गया। इसके सामने ही जो है पुलिस कर्मी है, यहाँ पर एक पुलिस की पोस्ट है, चौकी है, जो कि एयरपोर्ट का यहाँ मुख्य द्वार है। और अब यहाँ पर कई लोग जो है प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर एक संदिग्ध हालत में वो पैकेट कैसे यहाँ पर पहुँचा, किसने फेंका। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है जो उसकी भी बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, वो देखिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। लेकिन मैंने आला पुलिस अधिकारियों से बात की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये वाला जो हिस्सा है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में नहीं आया है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यहाँ पूरे जम्मू शहर के जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत की हैट्रिक नहीं लग सकी। रांची में खेले गए तीसरे वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा, मगर इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 123 रनों की पारी खेली। वनडे में विराट का ये 41वां शतक है। अब वो सचिन के वनडे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 8 शतक दूर है। इस पारी के जरिए कप्तान के तौर पर सबसे तेज 4000 रन पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया। वनडे में विराट की 41वीं सेंचुरी। आप विराट को दीजिए 41 तोपों की सलामी। न बल्लेबाज, न गेंदबाज, न दाएं न बाएं। भारत की पारी का एक और एक ही नायक है, विराट कोहली। आर्मी की कैप सजी तो सभी भारतीय खिलाड़ियों के सिर पर थी, मगर लड़ने का जज्बा इस क्रिकेट आर्मी के कैप्टन ने ही दिखाया। शौर्य की कहानियां ऐसे पराक्रम से ही लिखी जाती। तीसरे ओवर में ही क्रीज पर आ गए थे विराट। लक्ष्य यूं भी बड़ा था और उनके साथ ही आया राम गया राम बनकर इसे और मुश्किल बनाते जा रहे थे। 7वें ओवर में जब स्कोर 27 ही हुआ था, ताकत माने जाने वाले टॉप 3 टाएं फिक्स हो चुके थे, मगर विराट ने ठान लिया था कि हर हाल में लड़ते ही रहना। ये विराट और केदार की साझेदारी थी जिसने मैच बनाया और फिर विराट ने पूरा माहौल बना दिया। जिस मैच में बाकी भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना टेढ़ी खीर था, उसी में विराट ने सिर्फ 85 गेंदों पर 100 का सफर पार कर लिया। एक अकेली ताकत क्या क्या कर सकती है, विराट ने बताया। 123 के स्कोर पर वो आउट नहीं हुए होते तो आलम कुछ और होता। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के अलीबाग में आज भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के बंगले को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के 100 करोड़ के बंगले को सरकारी आदेश के बाद गिराया गया। अलीबाग में समुंदर किनारे बने बंगले में नीरव मोदी ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया था। अलीबाग में अवैध निर्माण के खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसके बाद नीरव मोदी को साल 2010 में सबसे पहले बंगले को तोड़ने का नोटिस मिला था। आखिरकार अब जिला प्रशासन ने इस बंगले को तोड़ा है।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।